नमस्कार। किरण की कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सेवा बिन मेवा नहीं। मैं क्या करूं इस लड़के का, मेरा फ़ोन तो उठाता है नहीं। अरे स्वाति बेटा, ज़रा तू अपने भैया को फ़ोन तो लगाना, सरिता जी ने कपकपाती आवाज़ में कहा। हेलो रवि बेटा। ओह हो माँ, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि ऐसे दिन में मुझे फ़ोन मत किया करो। ऑफिस में कितनी ज़रूरी मीटिंग चल रही थी मेरी, तुमने बेकार में डिस्टर्ब कर दिया। रवि अपनी माँ सरिता जी पर चिल्लाते हुए बोला। फिर सरिता जी भरे गले से बोली, बेटा तू तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, इसलिए मैंने पड़ोस की स्वाति के नंबर से तुझे कॉल लगवाया है। सुन बेटा, दिन में तू कहता है कि मैं काम में बिज़ी रहता हूँ, शाम को तू कहता है कि मेरे आराम करने का समय होता है, रात में तुझे टीवी देखना होता है, फिर तुझे नींद आ जाती है, तो मैं आखिर तुमसे बात कब करूं? रवि गुस्से में कहने लगा कि जब मैं फ़ोन करूं तब बात किया करो। सरिता जी का गला रुन गया। वह कहने लगी, बेटा मेरी बीमारी क्या तेरे फ़ोन आने का इंतज़ार करती रहेगी? रवि झुंझलाते हुए बोला, माँ सीधे सीधे बताओ क्या बात है। मेरा समय बहुत कीमती है, मैं अपना कीमती समय तुम्हारी फिजूल की बातों में बेकार नहीं कर सकता। अरे अब बुढ़ापा है तो बीमारी तो लगी ही रहेगी, तो क्या दिन भर मैं तुमसे बात ही करता रहूं? तुम्हारा खर्च चलाने के लिए तुम्हारे पेंशन के रुपए हैं ही, तो फिर मुझे बार बार परेशान क्यों करती हो? ये सुनकर सरिता जी सन्न रह गई। वह भरे गले से बस इतना ही बोली, ठीक है बेटा, आज के बाद से मेरी तरफ से तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। और जहाँ तक बात रही रुपए पैसे की, तो रुपए पैसे तो हैं मेरे पास, लेकिन आज एहसास हो रहा है कि जब तू छोटा था ना, तब तेरे पास कुछ नहीं था। तेरी परवरिश करने में हमारे रुपए पैसे भी खर्च हुए और हमारा कीमती समय भी बर्बाद हुआ। तेरे पिताजी आज इस दुनिया में होते तो वे कितने दुखी हो जाते तेरा जवाब सुनकर। अरे हमने भी गृहस्थी चलाई है, तेरे बाबूजी कमाते भी थे, घर परिवार को समय भी देते थे, अपने अम्मा बाबूजी की सेवा भी करते थे, साथ में तुझे भी प्यार दुलार देते थे। लेकिन तू ही एक अनोखा काम करने वाला हुआ है। बेटा जा, अपनी ज़िंदगी में खुश रह, मैं तुझसे सारी उम्मीद छोड़ती हूँ। अरे एक माँ बीमार होती है तो उसे यह उम्मीद होती है कि मेरा बेटा कभी मेरी तबीयत का हालचाल ही ले ले, थोड़ा सुख दुख बांट ले। लेकिन शायद तेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है। अगर मेरे पति मेरे लिए रुपए पैसे छोड़कर ना गए होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुझ जैसे नालायक बच्चे ही अपने माता पिता को नौकर नौकरानी बनाकर रखते हैं। कहते कहते वह हाँफने लगी थी। उधर रवि ने झुंझलाकर फ़ोन काट दिया था। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि बुढ़ापे में माँ का दिमाग सठिया गया है, वह कितनी नौटंकी कर रही है। लेकिन सरिता जी के मन में यह बात बहुत ज़ोर से चुभ गई थी। कई महीनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। पहले उन्हें निमोनिया हुआ, फिर टाइफाइड हुआ, अब उन्हें मलेरिया हो गया था। वह यह भी नहीं कह रही थी कि बेटा बार बार अपना काम छोड़कर उनके पास चला आए, लेकिन महीनों गुजर जाते थे और वह उन्हें एक फ़ोन तक नहीं करता था। वह अपने बेटे से बात करने के लिए भी तरस जाती थी। उन्होंने अपने बेटे की परवरिश इतने प्यार से की थी, तो क्या आज बुढ़ापे और अकेलेपन में वह इतनी भी उम्मीद करने की हकदार नहीं थी कि उनका बेटा कम से कम फ़ोन पर उनसे बातचीत ही कर लिया करे। वह बेटे से ज़्यादा उम्मीद तो नहीं लगा रही थी, लेकिन बेटे के पास तो इतनी फुर्सत भी नहीं थी और माँ के फ़ोन आने पर वह झुंझला उठता था।
समझ उन्हें बहुत पहले से ही आ चुका था, लेकिन आज बेटे की बातों से उनका मन एकदम से टूट गया था। फ़ोन रखने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगी। स्वाति भी वहीं पर बैठी हुई थी। उसने भी सारी बातें सुन ली थी। वह कहने लगी, काकी, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारी देखभाल करने के लिए मैं हूँ ना। सरिता जी तड़प उठी। उन्होंने स्वाति को अपने सीने से लगा लिया और सिसक सिसक कर रोने लगी। एक स्वाति ही थी जो बिना कहे ही उनके घर जाकर उनके सारे काम कर दिया करती थी। कभी उनके बालों में तेल लगाकर, बाल सुलझाकर चोटी बना दिया करती थी। उनके साथ बैठकर खूब बातें करती थी। उनके बचपन की बातें, उनकी शादी के बाद ससुराल के सफ़र की कहानियाँ सुनती थी। स्वाति के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। उसके मामा जी ही उसकी परवरिश कर रहे थे। वैसे तो वह उसे बहुत प्यार से रखते थे और उसकी मामी भी अच्छी महिला थी, लेकिन खुद की ही 2 जुड़वा बेटियां थी और एक बेटा था, तो घर के खर्च चलाने में बड़ी दिक्कत हो जाती थी। ऐसे में अब स्वाति स्कूल से आती थी और वह सरिता जी के पास आकर बैठती थी, तो सरिता जी उसे कुछ ना कुछ खिला देती थी। इतने में ही स्वाति खुश हो जाती थी। धीरे धीरे जब वह बड़ी होने लगी तो सरिता जी से कुछ लेकर खाने में उसे संकोच महसूस होता था, लेकिन वह दिल से उनकी देखभाल करने लगी थी। जैसे जैसे सरिता जी की उम्र ढलने लगी थी, वैसे वैसे वह पूरी तरह से स्वाति पर ही आश्रित होने लगी थी। स्वाति अब कॉलेज जाने लगी थी और छोटे बच्चों को गांव में ट्यूशन भी पढ़ाने का काम करती थी। अपनी पहली कमाई से उसने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था और आज उसी फ़ोन से सरिता जी अपने बेटे से बात करते करते रो पड़ी थी। स्वाति उनकी पीठ सहलाते हुए बोली, काकी, हम लोगों के होते हुए आपको दुखी होने की क्या ज़रूरत है? सरिता जी भरे गले से बोली, हाँ बेटा, जब भी मेरी तबीयत खराब होती है तो तेरा परिवार ही मुझे सबसे पहले सहारा देता है। तेरे मामा जी बहुत अच्छे इंसान हैं। वही मुझे हर बार हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अगर तुम लोग मेरे पड़ोसी ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। काकी को रोते हुए देखकर स्वाति की आंखें भी नम हो गई। वह कहने लगी, काकी, इतना रो क्यों रही हो? हम लोग नहीं होते कोई ना कोई आपकी मदद कर ही देता। आप इतने अच्छे दिल की हो और पूरा गांव आपका इतना सम्मान करता है। सब लोग तो आपकी मदद करने के लिए तैयार ही खड़े रहते हैं। सरिता जी कहने लगी, हाँ बेटा, गांव वालों का अपनापन तो है ही, इसलिए तो बेटे के लाख कहने के बावजूद मैं उसके पास शहर में नहीं गई। आज उसने मुझे गांव में बिल्कुल अकेले छोड़ दिया है। पहले तो वह कहता भी था कि गांव की सारी संपत्ति बेच दो और मेरे साथ शहर चलो। पता नहीं वह मुझे वहाँ पर ले जाकर मेरी क्या दुर्गति करता। सोचकर भी मेरा दिल कांप जाता है। स्वाति कहने लगी, अब जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में सोचकर क्यों टेंशन ले रही हो? काकी, चलो, मेरे कॉलेज जाने का समय हो रहा है। कुछ चाहिए हो तो मामी को बोल देना। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। सरिता जी ने अपने आंसू पोंछकर देखा तो रसोई में उसने खाना बनाकर तैयार रखा था। उसका मन भर आया और वह सोचने लगी कि सही कहते हैं लोग कि भगवान एक रास्ता बंद करता है तो कहीं ना कोई ना कोई दूसरा रास्ता ज़रूर खोलता है। मेरे बेटा बहू मुझे नहीं पूछते हैं तो भगवान ने मेरे जीवन में यह स्वाति भेज दी जो मेरी इतनी देखभाल करती है। उनका मन थोड़ा शांत हो गया था और वह सोच रही थी कि जो जैसे कर्म करता है उसी के अनुरूप उसे फल मिलता है। हो सकता है कि मेरी किस्मत में यही लिखा हो, लेकिन मुझे ज़्यादा कष्ट ना हो, इसलिए मेरी किस्मत में
स्वाति का साथ भी लिखा था। खैर, धीरे धीरे उन्होंने खुद के मन को समझा लिया था कि बेटा अब अपने जीवन में व्यस्त हो गया है, उसके कर्म वही जाने। इधर एक दिन स्वाति कॉलेज से घर आई, चहकते हुए बोली, काकी, मैं एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आई हूँ। लेकिन जब उसने दरवाज़ा खुला हुआ देखा तो देखकर सन रह गई कि काकी औंधे मुँह फर्श पर पड़ी हुई थी। उसने उन्हें उठाने की कोशिश की और चिल्ला चिल्ला कर मदद के लिए आवाज़ लगाने लगी। तो कुछ और लोग घर के भीतर आए। गांव के वैद्य जी को बुलाया गया। उन्होंने आकर सरिता जी की नब्ज़ टटोली तो उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूरे गांव में सन्नाटा सा पसर गया। बस स्वाति ही चीख चीख कर विलाप कर रही थी। वैसे तो सबकी आंखें नम थी, लेकिन स्वाति ही सरिता जी से सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई थी। किसी ने उनके बेटे को भी फ़ोन कर दिया था। अब तो रवि को आना ही था। उसके पास बीमार माँ को देखने के लिए समय नहीं था, ना ही उसके पास माँ से बातें करने के लिए फुर्सत थी। लेकिन अब जबकि माँ इस दुनिया में नहीं थी, तो उसे तो सब कुछ बटोरने के लिए आना ही था। वह शाम तक ही पहुंच गया था। आनन फानन में अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। रवि सबके सामने दुखी होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन उसे इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। अब उसका दिमाग आगे की योजना बना रहा था कि अब मैं गांव का घर और सारे खेत बेच दूंगा और सारे रुपयों से शहर में एक बढ़िया प्लाट खरीदकर बड़ा सा घर बनवाऊंगा। गांव वालों की नज़रों में खुद को एक अच्छा बेटा साबित करने के लिए उसने बहुत भव्य भोज का आयोजन किया था। खाने में उसने कचौड़ी, बूंदी रायता, शाही पनीर, आलू गोभी की सूखी सब्जी, आलू परवल की रस वाली सब्जी, पापड़, रसमलाई, गुलाब जामुन, बहुत सारे पकवान बनवाए थे। वह सबसे कहता फिर रहा था कि मैंने माँ की पसंद के सारे व्यंजन बनवाए हैं। साथ में माँ की पसंद के साबूदाने की खीर भी बनवाई है और माँ को पकोड़े बहुत पसंद थे, तो मिक्स वेज पकोड़े भी बनवाए हैं। गांव के लोग सामने तो उसे कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन पीठ पीछे सब बातें बना रहे थे कि माँ की बीमारी में एक बार देखने के लिए तो नहीं आया, माँ को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया और आज इसे माँ की पसंद याद आ रही है। खैर, इतने भव्य भोज का आयोजन करवाकर वह बड़े गर्व से सिर उठाकर घूम रहा था। लेकिन अगली सुबह जब मुखिया जी वकील साहब के साथ घर आए तो उसका दिमाग घूम गया, क्योंकि वकील साहब ने कहा कि मैं सरिता जी का वसीयत लेकर आया हूँ। रवि हैरानी से बोला, वकील साहब, वसीयत की क्या ज़रूरत है? मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ, तो उसके बाद सब कुछ मेरा ही तो है। वकील साहब मुस्कुराए और कहने लगे कि इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत है। आज की युवा पीढ़ी में यही दोष है कि वे जल्दबाजी बहुत मचाते हैं। उन्होंने अपनी टाई ठीक करते हुए कहा कि पहले पूरी वसीयत तो सुन लो। रवि हक्का बक्का सा खड़ा था। वकील साहब कहने लगे कि मुखिया जी की उपस्थिति में यह वसीयत बनाई गई है। मुखिया जी ने सहमति में सिर हिलाया। रवि हक्का बक्का सा खड़ा था कि माँ ने वसीयत में क्या लिखवाया है। वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू की तो रवि का चेहरे का रंग उड़ता चला गया, क्योंकि उस वसीयत के अनुसार अब सरिता जी की सारी संपत्ति की हकदार केवल स्वाति थी। उन्होंने अपने बेटे के नाम एक ऑडियो मैसेज भी छोड़ दिया था, जो कि एक पेन ड्राइव में था। वकील साहब ने पूरे गांव के सामने वह ऑडियो मैसेज सुनाया। सरिता जी की आवाज़ गूंजी, बेटा,
मुझे अच्छे से पता है कि मेरे मरने के बाद तुम सारी संपत्ति पर हक जमाने के लिए गांव ज़रूर आओगे, लेकिन तुमने तो मुझे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया था। तुम्हें तो शायद इसी दिन का इंतज़ार था कि कब मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएं और तुम सब कुछ समेटने के लिए आओ। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर तुम मेरे जीवन में साथ नहीं थे तो मेरे मरने के बाद भी तुम्हें मेरा कुछ नहीं मिलेगा। अगर मेरी तकलीफ़ें मेरी थी तो मेरी संपत्ति भी तुम्हारी नहीं होगी। मैं यह सब कुछ स्वाति के नाम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हर सुख दुख में उसने ही मेरा साथ दिया है। उसने ही मुझे संभाला, तो वह मेरे लिए तुमसे बढ़कर है। रही बात मेरा बेटा होने की, तो तुम मेरे बेटे थे। इस लिहाज से मैंने तुम्हारे लिए वह किया है जो मैं स्वाति के लिए कभी नहीं कर सकती थी। मैंने तुम्हें अपनी रातों की नींद दी, दिन का सुकून दिया, अपनी जवानी के कीमती दिन दिए, तुम्हारी परवरिश में अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा लगाया, तुम्हें इस काबिल बनाया कि आज तुम अपनी बुद्धि के अनुसार फैसले ले सकते हो, मेरे बिना जी भी सकते हो। तो मैंने अपने हिस्से का फ़र्ज़ निभा दिया है। आगे चलकर मेरी संपत्ति भी तुम्हें ही मिलती, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम्हारे मन में माँ के लिए ज़रा भी परवाह नहीं है, तो फिर यह संपत्ति भी उसे ही मिलनी चाहिए जिसने बुढ़ापे में मेरा साथ दिया। बस इसके आगे मुझ कुछ नहीं बोलना। मैं माँ हूँ तो तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और बुढ़ापे में तुम्हें ऐसे दिन न देखने पड़े जैसे मैंने देखे। रवि की आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। उसका मन बहुत भारी हो गया था और अब शायद यह भार जीवन भर उसके हृदय पर रहने वाला था। वह भारी कदमों से चुपचाप सिर झुकाए हुए वहाँ से निकल गया। गांव वाले सब लोग सरिता जी के फैसले की प्रशंसा कर रहे थे और स्वाति भावुक होकर फूट फूट कर रोए जा रही थी कि उसकी प्यारी काकी ने जाते जाते उसे आशीर्वाद के रूप में क्या से क्या दे दिया। तो दोस्तों, आपको सरिता जी का फ़ैसला कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और नई कहानियों के लिए किरण की कहानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।